हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज डे 18 है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपने नहीं कवर किया डेटाबेस में तो इसका मतलब आपने डेटाबेस में कुछ भी नहीं समझा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस का और इसी के बेसिस पर हम आगे देखेंगे कि डेटाबेस में डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्यों है और कैसे करते हैं, क्या है बेसिकली। सो आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मलाइजेशन एंड डिनॉर्मलाइजेशन इन सीक्वल सर्वर। अगर आप नेम से समझो कि नॉर्मलाइजेशन एंड डिनॉर्मलाइजेशन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग थिंग्स। ओके, नॉर्मलाइज हम कब कैसे करते हैं कि नॉर्मलाइज मतलब कोई चीज को कॉम्प्लेक्सिटी हटा करके एकदम क्लियर एंड सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना। सो लेट्स डू डीप डाइव। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? डेटाबेस में हम पढ़ते हैं तो व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। अगर हम बात करते हैं बैक डेट, जब कोई भी इस तरीके के सिस्टम्स नहीं डेवलप हुए थे, तब ईडीआई फॉर्मेट्स हुआ करते थे, फिक्स डेटा हुआ करता था और एक ही जगह सारा डेटा मेंटेन होता था। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे कि लेट्स सपोज कि आप लाइक इनिशियल स्टेज में जब हम कंप्यूटर हमारे उसमें आ चुके थे या उससे भी पहले अगर हम रजिस्टर थे हमारे पास, तो वो जो डेटा को स्टोर करते थे वो कैसे करते थे? एक ही रजिस्टर में, उसमें पूरा जैसे कि नाम पता सब कुछ एक ही रजिस्टर में, कितना निकाला कितना डाला सब अमाउंट वो सभी एक ही रजिस्टर में हर डिटेल डाल दिया करते थे। अच्छा, उस समय रजिस्टर हुआ करते थे। फिर हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए नॉर्म लाइक ये जो फॉर्मेट थे, ईडीआई फॉर्मेट लाइक नोटपैड और ये सभी, इसमें डेटा पूरा लंबा 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 बहुत लेंदी डेटा डाल दिया करते थे। मतलब लेंदी डेटा की अगर बात करूं मैं तो आपको समझाता हूं कि एक कॉलम जिसमें कि एक टेबल जिसमें कि 100 कॉलम्स हों। आप सोचिए, एक ऐसी कल्पना करिए जहां पे टेबल, उस टेबल में हंड्रेड्स ऑफ कॉलम और मोर देन दैट, आप कैसे मैनेज करेंगे? आप नहीं मैनेज करेंगे, सिस्टम कैसे मैनेज करेगा? डीबीएमएस कैसे मैनेज करेगा? इसके लिए बहुत ही टफ होगा। जब भी आप डेटा रिट्रीवल के लिए बोलेंगे वो पूरा डेटा चेक करेगा, देन उसे उठा के लेके आएगा। उसके अलावा भी कई सारी जो चीजें होती हैं जैसे कि रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेसी, डेटा में बहुत ज्यादा डुप्लीकेट्स होंगे। डुप्लीकेट का मतलब आ, एक ही इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स। इसे देख भी लेते हैं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन एग्जाम्पल से, ताकि आपको भी इजीली समझ में आए। तो ये देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए। ये नॉर्मलाइज्ड, अगर आप ये टेबल देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो टेबल है इसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नेम है और डिपार्टमेंट लोकेशन है। आप इसे देखेंगे इसमें तो केवल 4 ही कॉलम, बट लेट्स सपोज कि आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स होते हैं और क्योंकि राहुल और नेहा किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड हैं, किसी डिपार्टमेंट से अटैच्ड हैं, तो उसकी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी लोकेशन हर बार रिपीट होगा। जैसे कि राहुल और नेहा आईटी से हैं तो मुंबई भी आएगा और दोबारा मुंबई भी आएगा। बट आप कहेंगे ये तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है भाई साहब। नहीं, बट हम इस टेबल को ब्रेक डाउन कर दें, ओके, ब्रेक डाउन कर दें तो जैसे कि हमने ये टेबल को ब्रेक डाउन कर दिया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। ओके, हमने केवल यहाँ पे अब राहुल और नेहा के सामने केवल डिपार्टमेंट आईडी डाला है। ओके, और जबकि ये जो इंफॉर्मेशन है डिपार्टमेंट लोकेशन, इसमें यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है और लोकेशन है। इससे क्या हुआ कि आपको ये जो मुंबई है डबल नहीं आ रहा है, डुप्लीकेसी नहीं है। अगर आपने कोई भी डेटा चेंज करना है, लेट सपोज मुंबई का नाम चेंज होकर के कुछ और हो जाता है, ओके, या बम्बई हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपको इतनी सारी लोकेशन पे जितने भी राहुल और नेहा जितने भी एम्प्लॉयज होंगे रिलेटेड टू दी मतलब
इस लोकेशन से रिलेटेड होंगे वो सभी का क्या होगा, सबकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें कई जगह चेंज करनी पड़ेगी, जबकि इस जगह केवल यही टेबल है और एक ही लोकेशन पे चेंज करना है। इस टेबल में जाके चेंज कर दो, ठीक है। तो हमने कर क्या रहे हैं, हम जो टेबल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा के बेसिस पे। लेट्स सपोज कि वो एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा है तो वो एम्प्लॉय का रिलेटेड डेटा रह गया, ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया। हमने इस टेबल को सब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्रेक डाउन कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारी रीडेबिलिटी, हमारी ईज ऑफ रिट्रीविंग डेटा, ये हमारा इजी हो जाएगा। तो आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेसी हमने कर दिया, इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास अब जो चेंजेस करेंगे वो एक ही लोकेशन पे करेंगे और डेटा को इजियर मेंटेन हो गया। अब हमारे पास पता है कि डिपार्टमेंट डेटा इसी में है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो ऑल ओवर द अक्रॉस सब जगह चेंज होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आईडी हर जगह एक्सेसिबल है। ओके, हर डिपार्टमेंट तो क्लियर ना कि हम नॉर्मलाइजेशन जब हम कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं टेबल्स का, ठीक है। ये केवल ब्रेक डाउन ऐसे नहीं होता है कि कोई भी चीज है ऐसी ब्रेक कर दो। देर इज ए वे, देर इज ए रूट दैट यू नीड टू फॉलो। सो इसके अंदर कई सारे फॉर्म है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन, थर्ड एंड देन BCNF फाइनल वन। अगर हम बात करते हैं कि जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो हम फर्स्ट लेवल किया, 2 लेवल किया, 3 लेवल किया, 4 लेवल किया, तो हम ऐसे ही क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं रूल्स को। सो वन बाय वन करते हैं। अब देखो इस तरीके से पहले हम डेटा कैसे ब्रेक डाउन किया कि भाई साहब कुछ इस तरीके का डेटा हमें है, ठीक है। हमारे पास डेटा इस टाइप से है जिसमें राहुल है और राहुल के 2 फोन नंबर हैं भाई साहब। जब राहुल के पास 2 फोन नंबर है तो हम उसे एक ही टेबल में मेंटेन करके रख रहे हैं दोनों, और कॉमा के साथ, एक ही कॉलम के साथ। या तो इसको 2 कॉलम क्रिएट करिए जाए या 2 रो क्रिएट की जाए, जैसे कि यहां पे रो क्रिएट कर दी हमने। ये जो डुप्लीकेसी है, ये जो इसे हम रिपीटेड ग्रुप्स हैं, ठीक है, इसको हमें इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इंडिविजुअल। जैसे कि फोन नंबर में एक ही फोन नंबर आएगा, ठीक है, तो एक ही फोन नंबर इसमें हमने डाला और दूसरे को दूसरी रूम में ले गए। क्लियर। सो इस तरीके से आपको ये जो डेटा है आपको ब्रेक डाउन करना होगा। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल मस्ट हैव एटॉमिक इंडिविजुअल वैल्यूज, उनकी इंडिविजुअल वैल्यू होनी चाहिए। नो रिपीटेड ग्रुप्स और मल्टी वैल्यूड कॉलम, जो कि मल्टी वैल्यूड ये जो कॉलम है ऐसा नहीं होना चाहिए और रिपीटेड ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्लियर। आते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। हम इसे जितना ब्रेक डाउन करेंगे, जितना रिफाइन करेंगे, ये अपने जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें ये ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरी कि हमें चारों ही फॉलो करने पड़ेंगे। इट अप टू यू। आपके पास, आपको डेटाबेस मैनेज करना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आप देखेंगे कि मैं इसे तो जब पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता पड़ेगा कि जो हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं प्लस बिना ब्रेकडाउन करना। तो अभी आप देखिए थोड़ा सा, पहले सेकंड फॉर्म आप यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इस टेबल को समझिए। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड क्वांटिटी। आपको इसमें ध्यान से देखिए, ये जो 2 कीज हैं, ऑर्डर आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है, और दोनों ही आप इस पर्टिकुलर रो पे दोनों ही अगर हम देंगे तभी ये रोज निकल के आएगी। अब ये कैसे आई, अब किसी के जो डेटाबेस पढ़ रहा है उसके लिए की क्या है, की को समझाना डेफिनेटली जरूरी है। हम क्या करते हैं, कीज बनाते हैं ताकि हम यूनिक आइडेंटिफाई कर पाए हर रो को। जैसे कि ऑर्डर आईडी है, यानी कि इस ऑर्डर आईडी 101 ये एक ही रो में मिलेगी, ये दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। ओके, ये दोबारा नहीं
आनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो डेटा है वो एक तो चीज क्या है कि प्रॉपरली मैनेज्ड है कि भाई साहब एक ही रो में उसका डेटा है। अगर डबल रो होती तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो हमें डुप्लीकेट नहीं करना है, हमें यही करना है कि हर ऑर्डर आईडी को हम प्लेस करेंगे एक सेपरेट रो में। इससे क्या होगा कि डेटा मैनेजमेंट अच्छा बढ़ जाएगा। आईडी के इस आईडी पे ये ऑर्डर है, इस प्रोडक्ट आईडी पे यही प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट आईडी पे नहीं मिलेगा। ओके, इससे क्या होगा कि डेटा में मैनेजेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के बेस, बट यहाँ पे क्या इश्यू बन रहा है? इश्यू ये बन रहा है कि ऑर्डर आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी मिलाकर के पूरी रो को बना रहे हैं। अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो आपको ऑर्डर आईडी ये प्लस प्रोडक्ट आईडी भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई वेयर क्लॉज के अंदर कि वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू 101 और प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू P1, तभी ये कि पूरी रो निकाल के देगा। ओके, अगर इस तरीके का डेटा है तो आपको इसे भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ओके, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि कंपोजिट कीज नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल की इंडिविजुअल इंडिविजुअल की प्रॉपरली उस आइटम उस कॉलम्स पे जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं डायरेक्टली डिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, डायरेक्टली डिपेंडेंट होने चाहिए। तो ऐसे ही हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें ऑर्डर है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो ऑर्डर आईडी में आ जाएगा। जैसे कि ऑर्डर है और क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी ऑर्डर हुआ वो उस ऑर्डर से रिलेटेड है, ना कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या है? प्रोडक्ट नेम। तो हमने कहा ठीक है, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम को हम एक जगह ले आए। अब इसकी प्राइमरी की ऑर्डर आईडी क्वांटिटी पे और प्रोडक्ट आईडी पे डिपेंडेंट है, ना कि एक अलग नेम पे, प्रोडक्ट नेम पे भी। पर प्रोडक्ट आईडी यहां पे प्रोडक्ट नेम पे डिपेंडेंट है डिफरेंट टेबल में। तो हमने जो ब्रेक डाउन किया है, पिछली बार कॉमा सेपरेटेड एक ही कॉलम में एक ही उसमें डबल डबल वैल्यूज आ रही थी, तो वो रिमूव किया। यहाँ पे हमने ये रिमूव किया कि यानी कि नॉन की कॉलम्स डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ ए कंपोजिट की। ओके, पार्ट ए कंपोजिट की ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नो की कॉलम। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट मोस्ट रिलेटेड टू दी ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव डेटा। अगर आप देखिए ध्यान से, आपको लगेगा कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरह ही है, बट है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे आप देखिए, पहली चीज तो ये कह रहा रूल कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म होनी चाहिए ऑलरेडी। ओके, तभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होगी। ठीक है, नॉन की कॉलम डू नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर नॉन की कॉलम। ओके, यानी कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, ये जो नॉन की कॉलम्स हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन की कॉलम, यानी कि एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि क्या है, डिपार्टमेंट नेम सेपरेट है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी है हमारे पास, तो डिपार्टमेंट नेम है। तो ठीक है, हमने डिपार्टमेंट नेम और आईडी को सेपरेट कर दिया और एम्प्लॉय आईडी से रिलेटेड सारे और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे डाल दे, जिससे क्या होगा, हमारा लिंकअप इस आईडी से आईडी का है, तब हम इसे डिपार्टमेंट नेम ले सकते हैं। सो थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गया होगा। ये रिलेटेड टू द ट्रांजिटिव, जब आप, और मोस्टली ये जो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो करते हैं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। अब ये ट्रांजैक्शनल डेटाबेस क्या होते हैं, ठीक है, कोई नहीं, इसे समझते हैं डीप डाइव करके। आते हैं फाइनल वन, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। दिस इज द फाइनल। ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है और इसे नहीं फॉलो करते हैं, बट ये क्या है
कि हाईली, ये कहता है स्ट्रॉन्ग वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये स्ट्रिक्टली फॉलो करवाता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, बेस्ड ऑन आवर लाइक हमें जितना सहूलियत के हिसाब से जितना जरूरी होता है हम उतना नॉर्मल करते हैं टेबल को। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये रिजिड नहीं है, कोई डंडा मार के ये तुमसे नहीं कराएगा भाई ये करना ही करना है। इट अप्स टू यू, आपको ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपकी टेबल पे, उस बेसिस पर उस तरीके से आपको ये सोच करके आपको यहाँ पे इसे नॉर्मल करना है, मतलब टेबल को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। पर ये क्या कहता है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, वो कहता है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म होना ही चाहिए, एवरी डिटरमिनेंट मस्ट बी ए कैंडिडेट, ओके। मतलब यानी कि स्टूडेंट एक अलग है, एंटिटी है, तो उसका अपना अलग आईडी होना चाहिए। प्रोफेसर और यहाँ सब्जेक्ट ये एक अलग होने चाहिए, प्रोफेसर अलग है, स्टूडेंट अलग है, तो प्रोफेसर की एक अलग टेबल और स्टूडेंट की एक अलग टेबल। तो मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म तो होनी चाहिए, प्लस डिटरमिनेंट के बेसिस पे देयर आर डिफरेंट एंटिटीज, ओके। इससे क्या बनेगा कि ये बहुत ही ज्यादा हाईली और बहुत ज्यादा टेबल्स बन जाएंगी, ओके। मतलब आपको जितनी ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे टेबल्स को, उससे क्या होगा, आपको जॉइंट्स लगाने पड़ेंगे इन टेबल्स के बीच में। जब भी आप नॉर्मल नॉर्मल करते ब्रेक डाउन करते हो और आप जब रीड करते हो तो आप क्या करोगे, जॉइंस करोगे। जॉइन कैसे है कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये जो एम्प्लॉय आईडी है और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये जो डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे जो आ रही है यहाँ से कनेक्ट होगी, ये डिपार्टमेंट आईडी और इस डिपार्टमेंट आईडी को कनेक्ट करके, कनेक्ट कैसे करेंगे, वो करेंगे जॉइंस के थ्रू, उससे भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट फिलहाल अब जब हमने ब्रेक डाउन तो कर दिए, बट ब्रेक डाउन करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन तो चाहिए। हमने ये टेबल दो अलग टेबल में डिवाइड कर दी, यहाँ तो हम डायरेक्ट डेटा रिट्रीव कर रहे थे, डिपार्टमेंट नेम्स हमें मिल रहे थे, बट यहाँ पे कैसे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। बट हमें ये जो डिपार्टमेंट आईडी, हम देखा है कि ये जो डिपार्टमेंट आईडी और ये डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है इन दोनों टेबल में, तो हम इस दोनों टेबलों की ये डिपार्टमेंट आईडी इस डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन कर देंगे। इससे क्या मिलेगा, हमें ये डिपार्टमेंट नेम मिलेगा। बट अगर आप जितना ही ब्रेक डाउन करेंगे टेबल्स को, क्या बढ़ेगा, जॉइंस बढ़ेंगे। आपको इस टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट को कनेक्ट करो, डिपार्टमेंट को एचआर से कनेक्ट करो, एचआर को सेल्स से कनेक्ट करो, सेल्स को, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी टेबल्स आपको बन जाएंगी जिसमें कि आपको जॉइंस लगाने पड़ेंगे। और जॉइंस टेक द परफॉर्मेंस, ओके। जॉइन से क्या होता है कि वो परफॉर्मेंस लेते हैं। सो व्हेन वी से द परफॉर्मेंस लेते हैं, परफॉर्मेंस लेने का मतलब बहुत ज्यादा लाइक आपकी परफॉर्मेंस स्लो करते हैं। सो कोई नहीं, अब इसका भी रास्ता है हमारे पास। तो लाइक मैंने आपको बताया कि आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देखिए, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए, आप अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से देखिए कि आपको किस नॉर्मल फॉर्म पर रखना है अपना डेटाबेस, ठीक है। ब्रेक डाउन करा, ओके। ये आपको लेंगे कि भाई साहब ये हमने तो बस क्वेरी लिख रहे हैं, हमें ये ब्रेक डाउन का मतलब है नहीं। जब आप डेटा बनाएंगे सीक्वल सर्वर में, जैसे कि लेट सपोज कि आपने ही कंपनी शुरू करी और आप ही को डेटाबेस बनाना है, तो आपको हर टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी। आपको डिजाइन करनी पड़ेगी ये एम्प्लॉय टेबल, आपको डिजाइन करनी पड़ेगी अपना लाइक एचआर टेबल, आपको हर चीज डिजाइन करनी पड़ेगी। तो वहां पे जब आप ट्रांजैक्शन सिस्टम कंप्लीट डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेटा किस तरीके से मेंटेन करवाना है, तो वहां पे आपको ये सब चीजें कि कौन से नॉर्मल फॉर्म में रखना है आपको किस टेबल को, तो वहां पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। बट आपके लिए क्यों, क्योंकि आप अब जैसे लाइक जब भी ऑर्गेनाइज में जाते हो आपको ऑलरेडी टेबल मिलती हैं, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि ये टेबल ब्रेकडाउन हो सकती है, हालांकि नहीं वो करने देंगे, ये बहुत ही हाईली वैसा होता है। बट अगर आप सिस्टम डिजाइन करने वाले हो और आपको सिस्टम डिजाइन का काम भी दे दिया, तब आपको ये चीजें
लाइक मेक श्योर करेंगे आपको कि आपको ये किस नॉर्मल फॉर्म में रखना है और कैसे उसे नॉर्मलाइज और डिनॉर्मलाइज दोनों ही करना है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू दी व्हाट इज डिनॉर्मलाइज। अभी तो नॉर्मलाइजेशन पढ़ा आपने कि आपने ब्रेक डाउन किया टेबल्स को, बट डिनॉर्मलाइजेशन क्या है? डिनॉर्मलाइजेशन उसका उल्टा है, वापस से जोड़ दो टेबल्स को। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जॉइंट्स लगाते हैं और जॉइंट से क्या होता है? परफॉर्मेंस डाउन होती है। जब परफॉर्मेंस डाउन होती है तो इससे बेहतर है कि आप उसे टेबल को दोबारा ज्वाइन कर दो। अब आप बोलेंगे सर अभी तो ब्रेक डाउन करी है टेबल्स, अब उसे वापस जोड़ दो। ऐसे कैसे? क्यों करो? ये करने पड़ते हैं अगर आपको लगता है कि ये जो टेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी डेटा रिट्रीव करना पड़ता है। ये मेक श्योर कि हमें ये टेबल के साथ ये टेबल तो चाहिए ही चाहिए। तब उस समय में डेटा डुप्लीकेट करने में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको जब डेटा रीड करना होगा तो आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन चलते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उस टेबल को वापस जोड़ दो, इससे कि आपकी जितनी बार भी क्वेरी रिट्रीव डेटा निकालोगे तो फास्टर होगा। आपको जॉइन के बिना ही उसे यूज करें। रिड्यूस जॉइन पहली चीज, ठीक है, जिससे क्या होगा? कंबाइन करेंगे टेबल तो आपको क्या होगा? रिड्यूस जॉइन होगा। इम्प्रूव्ड रीड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली रीड की परफॉर्मेंस अप होगी। स्पीड अप टू रिपोर्टिंग क्वेरीज, रिपोर्ट की क्वेरीज अप होंगे, क्योंकि डेटा आपका विद इन टेबल है, आपको दोबारा ज्वाइन लगाने की, कहीं से डेटा रिट्रीव करने की जरूरत ही नहीं है, तो इससे आपका डेटा फास्टर होगा। ठीक है, नॉर्मलाइज करने से भी फास्टर हो सकता है और डिनॉर्मलाइज करने से भी फास्टर होता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी हाउ यू आर डूइंग और हाउ यू आर डीलिंग विद इट। इट बेस्ड ऑन दी कि आपको कितना जरूरी है। ओके, सो लेट्स कमिंग ऑन द एग्जांपल कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, आईटी डिपार्टमेंट नेम है और लोकेशन। हम उसमें कंबाइन कर दिया। डिपार्टमेंट हमारे पास एक डिपार्टमेंट आईडी बना रखा था, लोकेशन बना रखा था, हमने उसे वापस कंबाइन कर दिया। हमें पास ये चाहिए चाहिए, तो इसे अगर हमें डबल अपडेट भी करना पड़ेगा तो कोई टेंशन नहीं, हम अब कर देंगे। बट हमारे को जो डेटा रिट्रीवल है और परफॉर्मेंस अप होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको बजट, परफॉर्मेंस और इन सब को ध्यान रखना होगा। ओके, नाउ नॉर्मलाइजेशन वर्सेस डिनॉर्मलाइजेशन आपने समझ लिया होगा कि नॉर्मलाइजेशन ब्रेकिंग डाउन, डिनॉर्मलाइजेशन कंबाइनिंग अगेन। तो आप देखिए डेटा रिडंडेंसी यस नॉर्मलाइजेशन में लो होगी, बिल्कुल डुप्लीकेट मतलब होगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा, बट इट इज वेरी लेस। डिनॉर्मलाइजेशन में हाँ बहुत ज्यादा हाई होगा। परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन में स्लो रीड होगी। क्यों रीड होगी? क्योंकि वहां पे कई सारी टेबल्स हैं। ओके, कई सारी टेबल्स हैं जिसके बीच में जॉइंट्स लगा हुआ है, जिसकी वजह से डेटा लो होता है। बट ऐसा ये मैंडेटरी नहीं है। अगर हम टेबल रीड कर रहे हैं एक बहुत बड़ी टेबल को, वहां पर भी परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेडेशन होता है, तो नॉर्मलाइज करने पे हमारा वो फास्ट होता है। ओके, ऐसा नहीं है, बट हाँ मोस्टली जब भी आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस रीडेबिलिटी अच्छी होती है, बट नॉट एवरी टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जब आप डेटा से प्ले कर रहे हैं तो हर चीज है हमारे पास। ओके, कि आपको इस तरीके समझ लीजिए कि आपके पास खर्चा लाइक आप एक सैलरी पर्सन हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आप पैसा खर्च सारा कर दोगे तो आप कंगाल हो जाओगे। आप नहीं खर्च करोगे तो घर वालों से पिटाई खाओगे, क्योंकि घर भी चलाना है। तो एक ऐसा अमाउंट, एक कि हर चीजें मैनेज करके चलनी है। एकदम नहीं कि पूरा का पूरा खर्च कर दो, ऐसा भी नहीं कि पूरा पूरा बचा के रखो। हर चीज एक सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो ऐसे ही इसमें भी सस्टेनेबिलिटी। डिनॉमिनल पूरा जैसा नहीं कि पूरा सारी टेबलों को कंबाइन कर दो, नहीं, उतना कंबाइन करो जितना कि आपको रिक्वायर्ड है, जितनी परफॉर्मेंस आपको अब चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी टेबल्स को डिनॉर्मलाइज कर दो या सारी टेबल्स को नॉर्मलाइज कर दो, नहीं। इट बेस्ड ऑन
your like efficiency and your performance. Got it. स्टोरेज एफिशिएंट होता है, लाइक इसके लिए एफिशिएंट चाहिए और इसके लिए डिनोर्मलाइज के मोर चाहिए, क्योंकि डेटा डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ डुप्लीकेट होगा तो स्टोरेज ज़्यादा लेगा। मेंटेनेंस नॉर्मलाइजेशन इजी होता है, डिनोर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जॉइंस मैनी होते हैं, इसमें थोड़े एक आध दो लगे, हालांकि इसमें नहीं होता है डिनोर्मलाइजेशन, बट फिर भी ठीक है, बहुत कम होते हैं। सो आते हैं ये कहाँ यूज हो सकते हैं। तो रियल वर्ल्ड में अगर नॉर्मलाइज देखेंगे, बैंकिंग सिस्टम्स हैं जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शनल सिस्टम की बात करें तो वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। ओके, ईआरपी सिस्टम्स, ट्रांजैक्शनल सिस्टम्स और लाइव एप्लीकेशन, यहाँ पे डेटा को आप नॉर्मलाइज करके रखेंगे ताकि आपकी जो डेटा है, मतलब जैसे बैंक है, बैंक में सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में नहीं होती है जी, उसमें अकाउंट की टेबल अलग होगी, लेजर अलग होगा, ठीक है, बैलेंस शीट अलग होगा, या लाइक रेटेड टू दी डेबिट टेबल अलग होगी, क्रेडिट टेबल अलग हो, मतलब सो इट बेस्ड ऑन योर हाउ यू आर लाइक नॉर्मलाइज कर रहे हो आप टेबल को, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन है जिसमें ट्रांजैक्शनल सिस्टम से हम डेटा रीड करते हैं और राइट करते हैं, वहां पे हमें टेबल्स को ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि आपकी रीडेबिलिटी अच्छी होती है और राइटेबिलिटी और मैनेजमेंट। डिनॉर्मलाइजेशन, डेटा वेयर हाउस। अब ये डेटा वेयर हाउस क्या है भाई साहब, ये डेटा वेयर हाउस हम बात करते हैं कि ट्रांजैक्शनल सिस्टम आपने देखा जहां पे हम डेली डेटा अपडेट करते हैं, बट ये जो डेटा है ट्रांजैक्शन सिस्टम वाला, वो क्या है, डेली अपडेट है। जैसे कि सेल्स का डेटा डेली अपडेट हो रहा है, ठीक है, आज इतनी सेल हुई, ठीक है, इसे अपडेट कर दो ट्रांजैक्शन सिस्टम में। पर डेटा वेयर हाउस होता है जहां पे कि आपका आज का डेटा नहीं, आज का डेटा नहीं, करंट डेटा नहीं, 5 साल पुराना डेटा, 5 साल पुरानी हिस्ट्री या 10 साल पुरानी हिस्ट्री, या मतलब हिस्टोरिकल डेटा, जो डेटा चेंजेस, डेटा अपडेट नहीं होता है, जिस डेटा में चेंजेस नहीं होते हैं, उसका हमारे को क्या जरूरत, उस पुराने डेटा का हमारे को क्या, हमें जरूरत है उन्हीं डेटा की। उसी के बेसिस पे हम डेटा प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे को पिछले साल हमने इतनी सेल करी थी तो हमने इतना रॉ मटेरियल मंगाया था, ठीक है, इतना हमने एक्सप्लोर किया था, अब हमें इतना एक्सप्लोर करना है तो हमें कितना डिमांड रखना पड़ेगा, हमें भी तो रॉ मटेरियल खरीदना होता है, हमें भी तो सेल्स के बंदे बैठाने होते हैं, तो कितने करने हैं, कितना है, कितनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, तो वो सभी हम डेटा वेयर हाउस में, डेटा होता है हिस्टोरिकल जो कि बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मतलब बिलियंस ऑफ रोज, ट्रिलियंस ऑफ रोज, जिसमें कि हम इन सब को डेटा को कंबाइन रिपोर्टिंग करके पावर बीआई में देखते हैं, डैशबोर्ड में देखते हैं और एनालिटिक्स में देखते हैं। तो इन सब के लिए हमें को जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है डिनॉर्मलाइजेशन की, जिसमें कि हमें डेटा को अपडेट नहीं करना होता है, हमको रीडेबिलिटी चाहिए। तो उससे हमें डुप्लीकेट डेटा मतलब नहीं है, हमें डेटा जल्दी रीड होना चाहिए, डुप्लीकेट से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें हो पर हमें डेटा जल्दी मिले और फास्ट मिले, तब हम उसमें क्या यूज करते हैं, डिनॉर्मलाइजेशन। एक टेबल को दूसरे टेबल में मर्ज कंबाइन करके, ठीक है, अब हमारे को डेटा दो, ठीक है। डेटा हम कंबाइन ऐसे ही नहीं कर देते, हम क्या करते हैं, जैसे कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि सारा डेटा कंबाइन, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें डेटा को हम तरीके से कंबाइन करते हैं। हमने कहा ठीक है, हमारे को सेल्स चाहिए, पर सेल्स चाहिए हमें 2017 की, या तो उसके लिए और भी क्या चीज़ जरूरी हैं, हमें एजेंट का डेटा चाहिए उसके अगेंस्ट कि किस एजेंट ने कितना सेल किया। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपने रिलीवेंटली किस किस टेबल को कंबाइन करना है तो वो हम कंबाइन करके तब हम इसका देखते हैं। सो आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लाइक डिनॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज हैं,
लाइक करते हैं टेबल्स के अंदर और डेटाबेस के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कब करते हैं, क्यों करते हैं, बहुत सारे। तो आपको मैं जो तरीके बताया है उससे आप अपनी लाइक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से है या क्यों करते हैं। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स एज वेल, सो दैट जो भी अपकमिंग वीडियोस आ रही हैं सीक्वल सर्वर की, आप सभी को नोटिफिकेशन जाएगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।